आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास के अंतर्गत समासांत प्रत्ययों को। समास होने पर कुछ प्रत्ययों का विधान किया जाता है, उन प्रत्ययों को समासांत प्रत्यय कहते हैं। पाणिनि जी ने इसके लिए एक अधिकार सूत्र चलाया। सूत्र है समासांताः इत्यधिकृत्य। इस सूत्र का अधिकार कहां से कहां तक रहेगा? तो इस पाद की समाप्ति पर्यंत रहेगा। 5वें अध्याय के 4थे पाद का ये सूत्र है, 68वें नंबर का। इस पाद के समाप्ति पर्यंत अष्टाध्यायी के अनुसार देखना, उसका अधिकार रहेगा, जिससे जो भी प्रत्यय कहे जाएंगे वो समास होने के अंत में जुड़ेंगे। अव्ययीभाव के समासांत अपने अलग हैं, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, इन सबके अलग अलग है। अभी आपको हाल फिलहाल यहाँ पर जो समासांत प्रत्यय बताए जा रहे हैं, अव्ययीभाव के बताए जा रहे हैं। हर एक समास प्रकरण में भट्टोजी दीक्षित अलग अलग समासांत प्रत्ययों को बताएंगे, और लास्ट में भी उन्होंने एक सामूहिक रूप से समासांत प्रत्ययों का एक प्रकरण अलग से भी सिद्धांत कौमुदी में बना दिया है। आइए देखते हैं। यहाँ पर जो समास विधायक सूत्र होंगे वो पहले ही वाले होंगे, बस यहाँ पर एक प्रत्यय करना होगा, फिर उसके बाद कैसी प्रक्रिया होगी इसको देखिएगा ध्यान से, ठीक है। सबसे पहला सूत्र है समासांत में यहाँ अव्ययीभावे सरत प्रवृत्तिभ्यः। अव्ययीभावे अर्थात अव्ययीभाव समास में सरत प्रवृत्तिभ्यः, प्रवृत्ति माने इत्यादि, सरत इत्यादि कुछ शब्द हैं। सरदादिभ्यश्च टच स्यात्, अव्ययीभावे को उन्होंने लास्ट में जोड़ा है। सरदादि गण पठित शब्दों से टच हो जाता है, टच प्रत्यय है समासांतः, और वो समासांत होगा। समासांत का मतलब इस प्रत्यय को कब किया जाए, इसका मतलब ये है, इसको थोड़ा समझें। समास संज्ञा के साथ साथ ही अलौकिक विग्रह वाक्य में इस प्रत्यय को कर लेना चाहिए। बाल मनोरमाकार ने यहाँ पर लिखा है, क्या है वो पंक्ति, बाल मनोरमाकार ने लिखा है, एवं च अलौकिक विग्रह वाक्ये समास संज्ञा समकालमेव समासांताः इति सिद्धांतः। अलौकिक विग्रह वाक्य में जहां पर आप समास संज्ञा करते हैं वहीं पर यह समासांत प्रत्यय हो जाएगा, यही सिद्धांत दिया है। तो आइए अब इसके उदाहरणों को देख लेते हैं। तो ये अब मुझे थोड़ी कुछ प्रश्नात्मक चीज बताइए। अव्ययीभाव में कौन से समासांत प्रत्यय का विधान किया गया है? टच। क्या बोलोगे? टच प्रत्यय का। ये जो टच समासांत प्रत्यय है इस सूत्र के द्वारा किन शब्दों से किया गया है? सरदादी शब्दों से, सरदादी गण पठित शब्द हैं उनसे, और यह समासांत अव्ययीभाव में होगा। उदाहरण देख लीजिए। सबसे पहला उदाहरण है सरदः समीपम। ये तो विग्रह वाक्य है, विग्रह वाक्य है। उदाहरण है इसका उपसरदम, ये उदाहरण है इसका उपसरदम। अच्छा, लेखन वाला जान नहीं रहा है, चलो ऐसे बता देंगे उधर। तो उपसरदम ये हो गया विग्रह वाक्य, वो ये हो गया समास, और सरदः समीपम ये उसका हो जाएगा विग्रह वाक्य। रूप सिद्धि कैसे होगी? आइए आप इधर लिख लेना, उपसरदम। दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना? विग्रह कर लेना। सबसे पहले लौकिक विग्रह सरदः समीपम। अलौकिक विग्रह क्या होगी? सरद ngस, समीप अर्थ में उप, यह अव्यय होगा। किस सूत्र से समास हुआ है? अव्ययम विभक्ति से। किस अर्थ में हुआ है? समीप अर्थ में हुआ है, क्योंकि उसमें विभक्ति समीप दूसरे नंबर का अर्थ है। समासत्वात्, समास कर लिया ना अभी। समास करने के साथ ही तुम इससे टच प्रत्यय कह दो, ये कहना चाहते हैं ग्रंथकार। अलौकिक विग्रह वाक्य में समास संज्ञा के साथ में ही टच प्रत्यय कर देना है। टच का बचेगा क्या? चकार की इत संज्ञा हलंत्यम से, टकार की चुटू से अ बचेगा। जब भी हम कहीं पर टच करेंगे तो अ जोड़ेंगे वहां पर, ठीक है। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति लुप्त करेंगे, अव्यय का पूर्व में प्रयोग होगा। ये शरद शब्द दकारांत है, शरद गस हलंत लिखा होगा उसे, है ना, अदंत नहीं है, ध्यान रखना। तो मैंने इसे लगा दिया है शरद इस। अब पूर्व में प्रयोग कर दीजिए उपसरद, ये स्थिति हो गई बच्चा, और ये टच प्रत्यय का अ लिख लो। अब समासांत टच प्रत्यय के होने से ये जो शब्द है ये कैसा कहलाएगा? अब अदंत कहलाएगा, नहीं तो ये हलंत शब्द था। आप यहाँ पर टच प्रत्यय देखोगे ऐसे शब्दों से जो अकारांत नहीं है, ठीक है।
हलंत हैं अथवा वो और प्रकार के हैं, समासांत टच प्रत्यय कर देने से क्या हो जाएगा, वो अदंत बन जाएगा। ये भी अदंत बन गया, उपसरद ऐसा। और नाभ्य भावद तुंत पंचम में आगे सू लाओगे, समासत्वाद जो प्रातिपदिक संज्ञा है, एक दिस विकृत मनन्यवत न्याय न है अब यहाँ, और सू की उत्पत्ति होगी, सू के स्थान पर अम आ जाएगा, अमी पूर्व से पूर्व रूप करके उपसर्दम बना लेना। बच्चा ये उपसर्द का जो अंत में दांत है, ये सब द झय प्रत्याहार में आ जाता है ना बच्चा, झय प्रत्याहार में। इस समासांत प्रकरण में ही आगे एक सूत्र आने वाला है, झय। झय से क्या होता है, जो झयंत शब्द हैं उनसे भी टच प्रत्यय होता है, तो इसको झयंत मानकर के ही टच प्रत्यय जब हो जाता अगले सूत्र के द्वारा, तो इसको सरदादी गण में पढ़ने की शब्द को जरूरत क्या पड़ गई, क्योंकि जो झयंत शब्द हैं उन्हें सरदादी गण में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे शब्दों को सरदादी गण में पढ़ लीजिए जो झयंत नहीं है, क्योंकि सरदादी गण में जो पढ़े गए हैं उनसे तो टच सरदादी गण में पढ़े होने मात्र से हो जाएगा। ठीक है, तो उसका क्या उत्तर है कि यहाँ पर पाठ इसलिए किया जा रहा है कुछ झयंत शब्दों का, इनसे नित्य ही टच प्रत्यय करना है, इसलिए आगे का विधान विकल्प है झय वाला। तो ठीक है, उपसर्दम बना लेना। प्रक्रिया जान गए, बस एक टच प्रत्यय जुड़ने से प्रक्रिया में कितना अंतर पड़ता है ये जानकारी रखना। चलो आगे। अब बच्चा उपसर्दम के बाद दूसरा शब्द दिया यहाँ पर प्रतिविपासम। यहाँ पर एक विपास शब्द सरदादिगण को थोड़ा यहाँ लिखा है थोड़ा दीक्षित जी ने। सरद विपास अनस मनस उपानः देव हिमवत अनडूह दिस दृश्य विष चेतस चतुर यद तद यत कियत। इतने जो शब्द हैं वो सरदादी गण में आते हैं। आगे और भी कुछ गण सूत्र हैं, वो भी शब्द हैं, उनको हम अभी जानेंगे। ये आकृति गण नहीं है, बस ये जानना, इसमें लिमिट है शब्दों के कितने हैं। एक तो पहला उदाहरण दे दिया, एक दूसरा उदाहरण और देख लीजिए। प्रतिविपासम, ये विपास शब्द से है। तो बच्चा ओ क्या रहेगा विग्रह वाक्य, बताओ विग्रह वाक्य बोलिए जी। है क्या बच्चा? हाँ, क्या रहेगा बोलो तो सही। विपासम प्रति और हाँ ठीक। समास किससे होगा, किस अर्थ में है? समीपार्थ कहाँ कर रहे हो तुम, तो विपासम प्रति कर रहे हो। अच्छा, विपासम प्रति माने तुम वीप्सा अर्थ में करना चाहते हो, है ना? क्या और भी कुछ तरीकों से हो सकता है क्या समास? प्रति का समास और कहीं पढ़ा है क्या रे बच्चा? आपने एक सूत्र पढ़ा था, लक्षणेन अभिप्रति आभिमुख्ये, ठीक है? वहां पर भी प्रति शब्द के साथ में समास पढ़ा है ना? वहां क्या उदाहरण था? प्रत्यग्निम है, प्रत्यग्नि सलभा पतंती। तो यहाँ किस में समास करें, किस अर्थ में? दीप्सा में समास है अथवा आभिमुख्य अर्थ मान करके लक्षणेन अभिप्रति आभिमुख्य से समास है। गोविंदाचार्य जी का लिखे प्रतिविपासम में समीपार्थ तो कैसे संगत होगा? बाल मनोरमाकार तो यहाँ जो लिखे हैं वो मैं आपको सुना देता हूँ। बाल मनोरमाकार कहते हैं विपाठ शब्दों नदी विशेषे वर्तते। विपाठ शब्द नदी विशेष में है। विपाशा तु विपाठ स्त्रियाम इत्यमरः और लक्षणेन अभिप्रति इति अव्ययी भाव समासः। उस सूत्र के द्वारा अव्ययी भाव समास मानते हैं। दोनों से हो सकता है ना? यदि वीप्सार्थ में करना चाहो तो विग्रह वाक्य वो रखना, विपासम प्रति, ठीक है? और यदि आभिमुख्य अर्थ में रखना चाहो तो विग्रह वाक्य कैसे रखेंगे? हाँ, विपास्याः अभिमुखम है, ऐसा जो है समास का विग्रह करना होगा। तो दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, टच प्रत्यय तो करना ही होगा वहां पर। विपास शब्द का विपासः बनेगा ना षष्ठी में, विपासः हलंत है ये शब्द, तो षष्ठी में तो ये बनेगा और प्रति के होने से वहां द्वितीय लगानी पड़ेगी, ठीक है? तो चलिए ये दोनों में से विग्रह वाक्य रख लीजिए। यदि आप वीप्सार्थ में करना चाहते हैं तो विपासम प्रति ये रख लेना। यदि उसमें करना चाहते हैं आभिमुख्य अर्थ में, ठीक है, तो वहां पर क्या करोगे? विपासम प्रति द्वितीयांत से ही करिए। फिर इसका अलौकिक विग्रह जब आप करेंगे विपास और
प्रति, आपको ऐसा करना होगा। ठीक है, ये जो है आभिमुख्य अर्थ है। यहाँ पर प्रति जो है इधर आभिमुख्य अर्थ में है, माने सम्मुखता अर्थ में। जैसे प्रत्यग्नि, अग्निम प्रति, ऐसा उसका विग्रह करते थे ना। तो विपास अम प्रति, और जहां समास किया, दोनों में से किसी भी सूत्र से समास कर दीजिए और टच प्रत्यय कर लेना। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति लुक प्रति का पूर्व प्रयोग, प्रति विपास बन जाएगा, और ये आ भी इसमें मिला देना। जो हलंत था उसका हट जाएगा, अदंत शब्द बन जाएगा, प्रति विपास, और सु को हम करने पर प्रति विपासम बन जाएगा। आपके व्याख्याकारों ने किस तरीके से बनाया है, जो पुस्तक है दिया है इनमें से यही प्रकार। ठीक है, आइए आगे चिंतन करते हैं। सरदादी गण के जो शब्द थे हमने उनका वाचन कर दिया है। इन सब से टच प्रत्यय होगा जब भी किसी अव्यय के साथ में समास होगा। ये जितने भी शब्द हैं हलंत हैं, ये सभी के सभी अदंत हो जाएंगे। ठीक है, सरदादी एक गण है, उस गण के भीतर भी सूत्र पढ़े गए हैं। कुछ जो गण के भीतर पढ़े गए सूत्र हैं उनको गण सूत्र कहा जाता है। पहला गण सूत्र है, उसमें जरायाह जरश्च, जरा शब्द को जरस आदेश हो जाता है, और क्योंकि जरस शब्द का पाठ इस सरदादी गण में है ना, जरा का पाठ सरदादी गण में है, क्योंकि गणसूत्र उसमें है, इसलिए जरा शब्द का पाठ सरदादी गण में है, ये हमें मानना है। तो विग्रह कर लेना, जरायाह समीपम। ठीक है, जब आप विग्रह करेंगे, ये लौकिक है, अलौकिक क्या होगी बोलिए? जरायाह समीपमिति लौकिक विग्रह, अलौकिक जरा षष्ठी का है ना। ये समीप अर्थ को कहने के लिए इस सूत्र से समास है, समीप अर्थ में ये समास हो गया। और टच प्रत्यय भी साथ ही साथ कर लिया जाता है। मैं टच का अ लिखूंगा अब हर जगह, समझ लेना। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक कर दिया। और जो ये जरा शब्द है बच्चा, इसके स्थान पर हमें जरस करना है, तो पहले उप का पूर्व प्रयोग कर लीजिए। उप, जरा को कर लो जरस। जरस बच्चा हलंत होगा, जरा को जरस करने वाला यही गण सूत्र है, जरायाह जरश्च। और जरा को जरस हो जाता है, च माने उससे टच प्रत्यय भी होता है। टच प्रत्यय का आप इसे मिलाएंगे, हलंत इसका हट जाएगा, उपजरस बनेगा, और सु को हम करके उपजरसम बन जाएगा। ठीक है बच्चा, इसके बाद एक गण सूत्र और लिखा, वो सूत्र है प्रतिपर सम अनुभ्योक्षण। ठीक है जी, यह एक गण सूत्र है। ये इस सूत्र का अर्थ ये होता है, प्रतिपर सम और अनु, इनसे परे अक्षण, माने यदि अक्षी शब्द है तो उनसे टच प्रत्यय होता है, माने उसे सरदादी गण में समझना चाहिए। उन शब्दों को सरदादी गण में समझना चाहिए, तो माने उनसे भी टच प्रत्यय हो जाएगा। ध्यान दें, प्रति से, पर से, सम से और अनु, इन चारों से यदि अक्षी शब्द है परे, तो उसे सरदादी गण में समझना चाहिए। अब यहाँ पर एक सूत्र स्मरण दिलाया है, यस्येति च, मूल में लिखा है ना ये, और यस्येति च के बाद लिखा है इन्होंने प्रत्यक्षम। प्रत्यक्षम बनेगा कैसे, तो इसका विग्रह कर लीजिए। कैसे विग्रह करेंगे रे? नहीं, परम वाला नहीं, अभी प्रत्यक्षम वाला देखिए। वो परम, तुम परोक्षम में चले गए। ठीक है, दो, एक तो वो प्रकार है तुम्हारा प्रति के साथ, कौन सा है? अक्षीणी, अक्षीणी प्रति, दीप्सार्थ में है ना। अक्षीणी हम क्यों कर रहे हैं? इस अक्षी शब्द के ऐसे रूप बनते हैं, अक्षी, अक्षीणी, अक्षीणी, समझ रहे हो? ये शब्द नपुंसक लिंग है इकारांतों में। अस्ति दधि शक्त्य क्षणाम अनुदात्ता, इस सूत्र में अक्षी शब्द आया है, आपको स्मरण हो तो। इसलिए आंखें दो होती हैं, ठीक है, तो उसका द्विवचन से विग्रह कर रहे, और द्विवचन भी यहाँ प्रति के कारण द्वितीया का द्विवचन है। तो यहाँ पर विग्रह कर लेते हैं अक्षीणी, ऐसा ही दिया है ना, अक्षीणी प्रति। ये लौकिक विग्रह वाक्य है। ठीक है जी, हम ये विग्रह वाक्य कर रहे हैं यदि लक्षणेन अभिप्रति आभिमुख्य के द्वारा समास करना है तब का है, और उसमें विग्रह करना हो तो अक्षीणी को 2 बार करना पड़ेगा, तब वहां पर आप दीप्सार्थ में समास कर पाओ। समास के इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा बोलिए? अक्षी औ प्रति। ये औ कहाँ का है? द्वितीया का द्विवचन, ये ध्यान रखिए। ठीक है, समासत्वात्, अब वो टच प्रत्यय भी तो करना है ना साथ में ही।
क्योंकि सिद्धांत वही है, हम वही अपनाएंगे। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा हुई, विभक्ति लुक कर देंगे और प्रति का पूर्व प्रयोग कर लेंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा प्रति। प्रति आगे अक्षी है तो ये बन जाएगा प्रत्यक्षी। यण करके ना, सागर जी समझ आ रहा है, प्रत्यक्षी बन जाएगा। और ये टच के आ को लिख दो। इसीलिए अब यहाँ यस्येति च सूत्र स्मरण दिलाया है। यस्येति च सूत्र कहता है भासंज्ञक ई वर्ण अथवा अवर्ण का लोप हो जाता है, ईकार या तद्धित प्रत्यय परे हो। जो ये टच प्रत्यय है वो तद्धित संज्ञक है, तो उसके परे रहते जो ईकार है ना बच्चा, इसका लोप हो जाएगा। अक्षी के ईकार का, अक्षी के ईकार का लोप हो जाएगा, तो ये शब्द बनेगा प्रत्यक्ष और अ। जब आप इसे जोड़ेंगे तो अदंत बन जाएगा प्रत्यक्ष, और ये अदंत अव्ययी भाव है। सु को हम करके क्या बन जाएगा, प्रत्यक्षम। बना लोगे अब इसे? कोई पूछे प्रत्यक्षम में क्या समास है? हाँ, तो प्रति पर समनुभ्योक्षण। तो आपने अभी प्रति से परे देखा, ये प्रति के बाद अक्षी शब्द हो, ठीक है। अक्षी किन किन के बाद हो? प्रति के बाद अक्षी, पर के बाद, सम के बाद, अनु के बाद यदि अक्षी हो तो उन्हें सरदादी गण में समझना चाहिए, उनसे समासांत टच प्रत्यय होता है। प्रत्यक्षम समझ लिया। अब आइए परोक्षम की सिद्धि कैसे होती है उसे देख लीजिए। विग्रह के लिए लिख रहे हैं अक्षणः परम इति विग्रहे। परोक्षम की सिद्धि करनी है तो बच्चा विग्रह कर लेना, अक्षणः परम, अर्थात जो आंखों से पर हो, पर माने ओझल, दिखाई नहीं देता है ना, उसे कहा जाएगा परोक्षम। तो यहाँ पर समास युक्त जो पद है वो तो है मात्र परोक्षम, उसकी विग्रह कर लेना, लौकिक विग्रह अक्षणः परम। ऐसा विग्रह होने पर, विग्रह कर लिया, विग्रह होने पर अब समास किससे करें? अक्षणः परम ये विग्रह है। अलौकिक विग्रह क्या होगा बच्चा? अक्षी, बोलो, ngस पर सु। समास किससे करें? क्योंकि पर शब्द के साथ में तो समास विधायक शास्त्र अभी तक अव्ययी भाव में नहीं आया। ध्यान दिया कि नहीं इस बात पर? कारण क्या है? पर अव्यय नहीं है। एक समर्थ सुबंत ये है, दूसरा समर्थ सुबंत ये है, दोनों ही समर्थ सुबंत हैं। पर के साथ समास विधायक कोई शास्त्र नहीं है। इस बात पर दीक्षित जी लिख रहे हैं समासांत विधान सामर्थ्याद अव्ययी भावः। अब चूंकि पाणिनि जी ने इस गणसूत्र में समासांत प्रत्यय का विधान किया है, अक्षी शब्द इनसे परे हो तो प्रति पर इनसे समासांत टच प्रत्यय होता है, और ये समासांत होता अव्ययी भाव में ही है ये वाला टच। तो इस कारण से समासांत प्रत्यय विधान सामर्थ्यात्, यहाँ पर ये मानना पड़ता है कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। तो ठीक है, अव्ययी भाव समास मान लेना। और जो इसमें कहा गया है प्रति पर समानुभ्यो, इनसे परे अक्षी शब्द हो, तो माने के पर शब्द को इधर रख लेना, क्योंकि इनसे परे अक्षी शब्द होना चाहिए ना। तो पर अक्षी और दोनों में सवर्ण दीर्घ करके बन गया पराक्षी। पराक्षी शब्द से टच ले आए, टच तो वैसे यही ले आना, टच का आ, क्योंकि सिद्धांत पक्ष यही है कि टच प्रत्यय अलौकिक विग्रह अवस्था वाक्य में ही लगा दिया जाता है। अब स्थिति हो गई आपकी ये वाली पराक्षी अ, ठीक है। इसके बाद क्या करिए, यस्येति च सूत्र स्मरण कराया ही था। इस आकार जो टच का आकार है अजादि प्रत्यय परे है, तो पूर्व की भा संज्ञा है, भा संज्ञा के अंत में जो इकार है, जैसे इकार का लोप आपने जो है प्रत्यक्षम में किए थे, ऐसे ही इस आकार का इकार का लोप कर देना। इकार का लोप करने के बाद बच्चा जो स्थिति बनेगी वो बनेगी प रा श। हमने इसमें इकार का लोप करने के बाद हालांकि हल हो जाएगा, आकार को मिला दिया हमने टच के आकार को, ये पराक्ष पूरा हो गया। अब सु को अम, सु लाओ, अदंत अव्ययी भाव है, सु को अम करोगे तो पराक्षम ही बनेगा, परोक्षम तो बनेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करें? तो मूलकार यहाँ लिख रहे हैं कि परोक्षे लिट इति निपातनात् परस्य ओकारादेशः। पाणिनि जी ने पराक्षम तो प्रयोग किया नहीं है, पाणिनि जी ने तो एक जगह परोक्षे लिट सूत्र बनाया है ना। परोक्षे लिट में तो वो ओकार दिख रहा है हमें, यहाँ ओकार के दिखने से हम ये मानेंगे कि यहाँ पर जो ओकार है वो निपातन से आया है। निपातन क्या होता है? अन्यादिश प्रयोगे करणे, अन्यादिश
प्राप्ते अन्यादिश प्रयोग करणम, प्रयोग दूसरे तरीके का प्राप्त हो किंतु दूसरे तरीके का प्रयोग किया जाए उसे निपातन कहते हैं। दूसरे भाषा में कहे तो सिद्ध प्रक्रिया से निर्देशो निपातनम, जो शब्द सिद्ध है प्रक्रिया से है उसका निर्देश मात्र कर देना निपातन कहलाता है। ये भी है। और यहाँ पर तो आप इसे ले लो जो पहले वाले लक्षण को हमने बताया। यहाँ पर पाणिनि तो परोक्ष किए हैं, पराक्ष नहीं किए हैं, लेकिन ओकार विधायक कोई शास्त्र नहीं है। और पाणिनि जी का जो यह व्यवहार है ओकार रूप में पढ़ना, इससे ये पता चलता है कि ये शब्द ओकार रूप में ही पढ़ा जाता है। उसको हम इसलिए इस भाषा से कहते हैं कि परोक्ष में जो है ओकार निपातन से आया, नहीं तो पराक्ष बनना चाहिए था। तो ये ओकार निपातनात् कर देना, यहाँ तो बना देना परोक्ष सुसुकवम अमिकुर्वपुरु, क्या बन जाएगा? ठीक है जी, परोक्षम बन गया। तो परोक्षम शब्द नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होगा क्योंकि दंत अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव के सभी उदाहरण किसमें प्रयुक्त होते हैं? क्योंकि सूत्र आपने पढ़ा है क्या? अव्ययी भावश्च अयम नपुंसकम स्यात्, सब नपुंसक ही होंगे। और इस परोक्षम के रूप कहाँ कैसे चलेंगे ये तुम्हें पता ही है। पर भाई एक प्रयोग प्राप्त होता है परोक्षा। क्या होता है? ये परोक्षा कैसे बन जाएगा? मानी तो स्त्रीलिंग है, क्योंकि ये जो है क्रिया का विशेषण है। परोक्षा क्रिया, क्रिया का विशेषण है, तो ये क्या है? परोक्षा क्रिया हो गया। अरे भाई अव्ययी भाव समास जहां होता है वो शब्द तो नित्य नपुंसक लिंग ही प्रयोग होता है, तब ये परोक्षा क्रिया बनेगा कैसे? ठीक है, उसके लिए मूलकार लिख रहे हैं। यहाँ पर हम एक नियम है तद्धित प्रकरण का, अर्षाद्यचि, इसको हम अर्षाद्यच कर लेंगे। ठीक है, अर्षाद्यचि माने एक सूत्र है अर्षाद्यच, इस सूत्र से अच प्रत्यय करके बनाएंगे। क्या तरीका है? लाओ, बाल मनोरमा में लिखा है। बाल मनोरमाकार ने एक तरीका दिया है, ऐसे कर लेना। एक प्रकरण है मत्वर्थीय प्रकरण, तद्धित में है ना। मत्वर्थीय प्रकरण में मतवादी प्रत्ययों का विधान है। वो प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं? तो वह एक प्रमुख सूत्र दिया है, तदस्यास तस्मिन् निति मतो। पढ़ा है ना? अरे सुना होगा, अभी तो तुम्हारी क्लास में आया नहीं है। ये सूत्र करता क्या है? तद अस्य अस्ति और तस्मिन् अस्ति, इन दो अर्थों में मतवादी प्रत्ययों का विधान करता है। मतलब मतुप होगा अथवा और भी इस प्रकरण में जो प्रत्यय पढ़े गए हैं वो भी होते हैं। जैसे तदस्य अस्ति अथवा तस्मिन् अस्ति, जैसे गावः अस्य अस्ति, गाय जिसकी है तो ऐसा व्यक्ति कहलाएगा गोमान। धनम अस्य अस्ति इति धनवान। ठीक है, ऐसे उदाहरण मतुप से बनते। वहां पर इन्हीं प्रत्यय भी पढ़ा गया है। दंडः अस्य अस्ति इति दंडी है, इन्हीं प्रत्यय भी पढ़ा गया है। वहीं पर आगे चल के उसी प्रकरण में एक सूत्र दिया पाणिनि जी ने, अर्षाद्यच, अर्थात तदस्य अस्ति इस अर्थ में अर्षादि गण पठित शब्दों से अच प्रत्यय करता है वो सूत्र। और अर्षादि जो गण है वो आकृति गण है। तो ये कहना चाहते हैं परोक्षा क्रिया की सिद्धि कैसे करोगे? इस परोक्ष शब्द को हम अर्षादि में समझेंगे। किसमें समझेंगे? अर्षादि गण में। अर्षादि गण में परोक्ष शब्द से अच प्रत्यय करना। विग्रह क्या रखी है इन्होंने दी है उसका, क्योंकि वहां तद अस्य अस्ति करके अथवा तद अस्मिन् अस्ति करके विग्रह होता है। तो यहाँ पर विग्रह लिखे हैं बाल मनोरमा, परोक्षम अस्य अस्ति इत्यर्थे है। परोक्षम अस्य अस्ति, परोक्ष है इसका, इस अर्थ में परोक्ष शब्द से, परोक्ष शब्दात धर्म प्रधानात, ये धर्मी प्रधान नहीं है, धर्म प्रधान होने से अर्षादिभ्यो अच, इस सूत्र से अच प्रत्यय कर लेना। अच प्रत्यय कर लेना तो परोक्ष प्लस अच, अच का बचेगा अपरोक्ष आ, और परोक्ष के क्ष में जो आ है उसका यस्य तीच से लोप कर देना, भासंज्ञा होने के कारण बन जाएगा परोक्ष। परोक्ष शब्द अकारांत हो गया, क्रिया का अब ये विशेषण है। अब ये जो अव्ययी भाव समास वाला नहीं है। अब परोक्ष शब्द से सीधा अच प्रत्यय किया, माने कृदंत बना लिया। अच प्रत्यय करने के बाद भी ये परोक्ष ही बनेगा, क्योंकि परोक्ष के छा के आकार का तो लोप हो जाएगा, परंतु जो प्रत्यय का आ है अच प्रत्यय का, वो उसके अंत में जुड़ जाएगा। अब परोक्ष शब्द कृदंत है, स्त्रीत्व की विवक्षा में इससे आप टाप कर देना, परोक्षा बन जाएगा। और वो क्रिया का विशेषण है, इसलिए क्या बन जाएगा? परोक्षा। क्योंकि वो जो शब्द होते हैं तद्धितांत, ये मत्वर्थी में दर पढ़े गए, जैसे जैसा उनका विशेष्य होता है तदनुसार वो अपना लिंग परिवर्तन कर सकते। ठीक है, इसलिए यदि पुल्लिंग होगा विशेष्य तो ये पुल्लिंग हो जाएंगे। यहाँ पर क्रिया रूपी विशेष्य स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर परोक्षा क्रिया का विशेषण है, तो ये टाप करके बन जाएगा। और इस बात का समाधान भी हो गया कि परोक्षा क्रिया में परोक्षा कैसे बना,
इसको तुम अव्ययीभाव में मत समझना, इसको तो अर्षाद्यच प्रत्यय वाला समझना। ठीक है बच्चा, कुछ कहना है? ये बात अब तक रही परोक्षम कैसे बनेगा, परोक्षा कैसे प्रयोग होता है, कह लोगे इस बात को? हाँ। अब दो शब्दों का व्याख्या समाप्त। प्रति पर के बाद यदि अक्षी होता है तो उनके क्या रूप बने आपने जान लिए। अब दो और बचे हैं, सम और अनु, टोटल ये 4 हो जाएंगे। तो सम का तो सरल ही है, समक्षम, ये उदाहरण दिया। क्या उदाहरण है? विग्रह क्या रहेगा बच्चा? अक्षणो योग्यम, जो आंखों के योग्य है। योग्य अर्थ कहाँ आया है? हाँ, रूपस्य योग्यम अनुरूपम, तो समक्षम भी बन जाएगा। यथा के 4 अर्थ दिए हैं। बाल मनोरमाकार ने तो यहाँ अक्षणो योग्यम करके बनाया है। ठीक है, योग्य अर्थ बताया है यथा का, ध्यान है ना? यथा के 4 अर्थ होते हैं। पहला क्या है? तो वही अक्षणोर योग्यम, जो आंखों के योग्य है। ये विग्रह कर लेना, समास कर लेना, और उसमें योग्य अर्थ को कहने के लिए इसको सम को लगा लेना, तो बन जाएगा क्या? समक्षम। अक्षणोर योग्यम समक्षम, ये बनाया है। आपके टीकाओं में और भी कुछ यहाँ पर लौकिक विग्रह करके रूप दिया है, तो भाई एक ही प्रकार का है, यही दिया है इन्होंने। ठीक है, समक्षम में भी अक्षी शब्द है, उस इकार का लोप यस्येति च से कर लेना है। टच के आ को मिला करके अदंत बन जाएगा, समक्षम बन जाएगा। इसके बाद अनुवक्षम प्रयोग है, क्योंकि चौथा यहाँ अनु दिया है, अनु का अक्षी के साथ समास करोगे। विग्रह कर लेना उसका, अक्षणोः पश्चात, यहाँ पश्चात अर्थ को अनु कह रहा है। पश्चात अर्थ अव्ययम विभक्ति में आया है ना, तो सूत्र से समास कर लेना। इन दोनों जगह अव्ययम विभक्ति से ही समास है, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति लोग करके अनु का पूर्व प्रयोग कर लेना। अनु प्लस अक्षी, अन्वक्षी, यणादेश करके अन्वक्षी बन जाएगा। उसके बाद टच का आ है, तो अन्वक्षी, अग्रे अ, इकार का यस्य भा संज्ञा है, तो यस्येति च से इकार का लोप करके अन्वक्ष, सुसु को हम करके अन्वक्षम बना लेना। इन चारों प्रयोगों में खास जो प्रयोग है वो परोक्षम ही है। यहाँ बहुत सारी बातें हैं, इसको ध्यान रखना, परीक्षा में ये प्रायः पूछा जाता है। ठीक है, और हमसे तो एक जगह इंटरव्यू में भी इसे पूछा गया, इस शब्द की सिद्धि। तो ये प्रकरण हमने पढ़ा था, उत्तर दे लिया, क्योंकि ये तो ध्यान की बात होती है कि आपको उसकी प्रक्रिया उपस्थित है या नहीं। तो ये बात हो गई बच्चा। ठीक है, तो अब आज यहीं तक रखें, क्या समय हुआ है बच्चे? चलो तब और कह लेते। कारण क्या है ना बच्चा, यहाँ घड़ी नहीं है, समय पता नहीं चलता है, एक ही तरीके से पता चलता है जब बाहर हल्ला हो रहा हो। आपने अव्ययीभावे शरद प्रवृत्तिभ्य द्वारा ऐसे शब्दों से समासांत टच प्रत्यय पढ़ा जिनका पाठ शरदादि गण में है। वो शब्द गिने चुने हैं, यहाँ तक आपने देखे। उसमें 2 गणसूत्र भी आपने पढ़े, और कुछ हिमवत वगैरह कुछ ऐसे शब्द वो मूल में दिए हुए हैं, अनस मनस वगैरह, वो उनके उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए, कुछ शब्द पढ़ दिए। इसके अलावा भी अव्ययीभाव का जो समासांत प्रकरण है उसमें अभी कुछ 3-4 सूत्र और बच गए, इनको भी जान लेते हैं। ये किस किस कंडीशन में टच प्रत्यय करेंगे है? पहला सूत्र है उसमें अनश्च, अनश्च का अर्थ है अन्नंतात, अव्ययीभाव समास चल रहा है, अन्नंतात अव्ययीभावात् किम स्यात् तस्यात्, टच का प्रकरण चल रहा है। अर्थ हो गया सूत्र का, अनंत अव्ययीभाव का मतलब क्या है? यदि अव्ययीभाव समासांत कोई शब्द जिसमें अव्ययीभाव हो गया हो, यदि उसके बाद में अन होगा तो उसे आप समझ लेना कि वहां पर भी टच प्रत्यय होना है। ठीक है, करके देखते हैं। उदाहरण है उपराजम, घटा के देखते हैं। इस सूत्र का भी थोड़ा इसमें उपयोग है, ये सूत्र का उपयोग आगे तक और भी होगा। उपराजम की सिद्धि के लिए लौकिक विग्रह बताओ, कर लोगे ना? ये तो सरल ही है, राज्ञ समीपम। अलौकिक क्या होगी? राजनगस उप, अव्ययम विभक्ति से समास हो जाएगा ना। किस अर्थ में? समीपार्थ में समास। इसको एग्जाम में लिखना, अत्र समीपार्थे अव्ययम विभक्ति इत्यनेन समासे कृते समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम, और साथ में ही टच प्रत्यय भी कर लेना उप का पूर्व प्रयोग करके। उपराजन, उपराजन ये समासांत है ना, फसली ये समासांत नहीं, उपराजन ये अनंत है ना, इसके बाद मान है क्योंकि राजन में अन है, अतः ऐसे अनंत अव्ययीभाव से क्या कर देना, टच का क्या शेष रहता है? जहां अनंत अव्ययीभाव हो आगे ऐसा, इस सूत्र को लगाना न भूलना। नस्तद्धिते, ये हर प्रकार के नांत में लगता है, अनंत में नहीं, इसके लिए तो नांत एक शब्द और छूटा रहता है। नान्तस्य भस्य टेर लोपः स्यात् तद्धिते, नांत भ संज्ञक अंग के टी का लोप होता है, तद्धिते तद्धिति प्रत्यय के परे रहते। ये जो टच प्रत्यय है ये तद्धिते के अधिकार के अंतर्गत है, अतः वो तद्धितीय प्रत्यय है। और आप जानते हैं यची भम से अजादी प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की होती है
भ संज्ञा, इसलिए नांत भ संज्ञक हो गया आपका उपराजन। ठीक है बच्चा, तो नांत भ संज्ञक अंग है, इसके टी का लोप हो जाएगा। उपराजन में टी संज्ञा किसकी है? अन की, अचोन्त्यादि टी राजन के, तो उस अन का लोप कर देना, स्थिति हो जाएगी उपराज अ। मिला दीजिए, उपराज अदंत हो गया ना। अब अदंत हो गया ना, अदंत हो जाने के बाद तो नाभ्य बात पंचम्य असुसु को हम, और आगे की वो घटना पूरा जानते हो, उपराजम बना लेना। मुख्य बात यही है, ये शब्द अनंत होने से तो इसमें टच हुआ, और टच होने से पूर्व की भा संज्ञा है, इसलिए अन में से उस नकार का लोप हो गया। अन में से, अरे पूरे अन का लोप हो गया ये कहो, है ना। और नस तद्धिते का क्या में नान्त भा संज्ञक अंग के टी का लोप होता है, मतलब ये नान्तत्वात् तो ये सूत्र प्रवृत्त होता है, ये कहे हैं। और पूरे टी संज्ञक माने अन का लोप हो गया, फिर राज हलंत बचा, अकार जुड़ करके ये शब्द अकारांत हो गया, तो उप राजम बना लोगे ना। ऐसे ही बच्चा दूसरा शब्द ये है अध्यात्मम, इसका विग्रह बोल दीजिए। इसका विग्रह होगा, आपने अधिहरी पढ़ा है ना, अधिहरी का विग्रह क्या होता है? अरऊ, सप्तमी से आत्मनि इति लौकिक विग्रहे, अलौकिक विग्रह बताइए। आत्मन नी, और कुछ नहीं कहोगे? अधिकरणार्थ को कौन कहेगा? अधि कहेगा। जैसे आपने हरऊ विग्रह किया था, अलौकिक विग्रह में आपने हरि नी और अधि किया, वैसे ही तो यहाँ पे करना है। समासत्वात् प्रात संज्ञा विभक्ति लोग करके अधि का पूर्व प्रयोग कर लीजिए, और यणादेश भी कर लीजिए। अध्यात्मन क्या शब्द बन जाएगा? अध्यात्मन शब्द अनंत है ना, अनंत वाला, तो अनश्च सूत्र के कारण यहाँ पर भी टच प्रत्यय कर दिया गया है। अभी आपने जो उदाहरण पढ़े थे विभक्ति अर्थ वाले, अधिहरि ऐसे पढ़े थे, अधिगोपम ऐसे पढ़े थे, एक तो अकारांत था, एक इकारांत था। और जो अब नकारांत हैं, मतलब अनंत वाले हैं, उनकी एक अलग कंडीशन, अनंत वालों, तो आपने यहाँ पर कर दिया। अब टच हो गया, टच के बाद आपको कर लेना है नस तद्धिते करके, क्योंकि वहां संज्ञक हो जाएगा टी का लोप, माने अन का लोप कर लेना है, तो स्थिति हो जाएगी अध्यात्म, ये है अ, मिला दो, अध्यात्म, और सु को हम करके आगे की प्रक्रिया जान ही रहे हैं। अध्यात्मम क्या बन जाएगा? अध्यात्मम का अर्थ क्या होगा? आत्मनि, आत्मा में, माने स्वयं में। टच प्रत्ययस्य एक विशेषः लाभः भवति, हलंत शब्दोपि अदंततां प्राप्नोति इति विशेषः लाभः। अतः यदा शब्दः अदन्तः भवति तेन तत्र अम आदेशः भवति, विभक्ते लुक् न भवति, नाभ्ये भावात् दतोऽन्त पंचम्या इत्यादि सूत्रद्वयं तत्र प्रवर्तते। अतः परम् इतोपि कश्चन नियमः वर्तते, एकं सूत्रं टच प्रत्यय विषये अस्ति, तं सूत्रं पठामः इदानीं। नपुंसकादन्यतरस्याम्, नपुंसकात् इत्युक्ते अनंतम यत् क्लीबम, यदि अनंत कोई शब्द नपुंसक लिंग वाला हो। ध्यान दीजिए, अभी तक आपने राजन ये जो शब्द पढ़ा था वो कैसा था? पुल्लिंग था, लेकिन ये कह रहे हैं नपुंसक कोई शब्द होगा। अच्छा, एक अध्यात्मन पढ़ा था, आत्मन शब्द, आत्मन शब्द कौन लिंग वाला है भैया? आत्मन शब्द नपुंसक लिंग है क्या? पक्का है? तो फिर यहाँ क्यों पढ़ दिया गया? इसको तो नपुंसकाद अन्यतरस्याम से वैकल्पिक टच करना था। जैसे ये चर्मन शब्द नकारांत है, नपुंसक लिंग है, इधर पढ़ते, इधर क्यों नहीं पढ़ा बच्चा? कौस्तुभ क्या कहेगा? आत्मा शब्द हमेशा पुल्लिंग है बच्चा, अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसे प्रयोग होते हैं ना, कोश को देख लेना, ये पुल्लिंग शब्द है बेटे। हाँ, अनंत पुल्लिंग होगा, नांत कहो यदि पुल्लिंग है तो पहले का उदाहरण नपुंसकाद अन्यतरस्याम, अनंतम यदि क्लीबम, यदि अनंत शब्द कोई क्लीब होता है नपुंसक लिंग में, तो भैया ये जो टच प्रत्यय कर रहे हो ना, इसे विकल्प से कर लेना। कर लोगे ना? चलो, अब तो तुम सीख गए हो। उपचर्मम बनाया है, एक बार टच किया है, एक बार नहीं किया है, चलो बना के देखते हैं। उपचर्मम का विग्रह वाक्य बोलिए, चर्मणः समीपम। अलौकिक बोलिए, चर्मन शब्द है, ध्यान रखिए, तब ना ये अनंत है। तो चर्मन ngस कौन सूत्र से समास हुआ? बहुत अच्छे, समासत्वात् प्रात संज्ञा विभक्ते है लोक, उप का पूर्व में प्रयोग, तो बन जाएगा उपचर्मन। टच भी कर लेना है, टच को लौकिक विग्रह अवस्था में भी रखा जाता है, तो टच का क्या बचता है बच्चा? चर्मन का अन कहाँ भाग जाएगा? नस तद्धिते, ध्यान रखना, नस तद्धिते से टी का
लोप हो जाता है। टी का लोप कर लिया, टी माने अन, अन का लोप हो जाएगा तो उपचर्म, ऐसा हलंत होगा। इसे जोड़ोगे तो उपचर्म अदंत बन जाएगा ना। अदंत अव्ययी भाव से परे ये सूत्र प्रवृत्त होते हैं, जिससे सु को अम करके उपचर्मम बना लीजिएगा। जिस पक्ष में नहीं होगा, क्या क्या नहीं होगा रे, टच नहीं होगा, तो विग्रह ग्रह तो यही रखना, चर्मण समीपम, और वहां पर हो जाएगा उपचर्म, विभक्ति वगैरह लोग कर देना रे, उपचर्मन बन जाएगा। उपचर्मन शब्द क्या है, नकारांत है, और ये तो अकारांत नहीं है, तो नाभि विभाग तो पंचम में लगेगा नहीं लगेगा, तब फिर सू लाना, अब वेदाप सुपा करके सू का लुक हो जाएगा। ठीक है, बचेगा नहीं, क्योंकि हलंत शब्द है, हो गया। नकार है, न लोप प्रातिपदिकांतस्य, कौन सूत्र है, इस सूत्र से नकार का लोप करके उपचर्म बना लेना। इस प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान रखना, जब टच नहीं हुआ तब क्या होना है। गौरव समझ में आई? चल तो अब आगे की और बातें कुछ। अतः परम अपरमपि टच विधायकम सूत्रम वर्तते, नदी पौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः इति सूत्रम, वा टच स्यात् विकल्पेन टच भवति। अत्र कस्मात् टच विधानम वर्तते, पश्यन्तु। नदी शब्दात्, नदी शब्दात्, पौर्णमासी शब्दात्, आग्रहायणी, तीन शब्द है। इन तीनों से टच जो होगा वो विकल्प से होगा। ये शब्द अनंत वगैरह कुछ नहीं थे, पिछले किसी सूत्र के द्वारा प्राप्त हो सकता है, नहीं हो सकता, सरदादी गण में भी आए नहीं है, तो इनको भी विकल्प से टच करना है। ठीक है, रूप बनाना है उपनदम, ये टच प्रत्यय वाला है, और बिना टच का ये दो उदाहरण है, समझ गए? चल बना लेते हैं। चलो विग्रह करिए उपनदम का। हाँ, उप को देखते ही समीपम बोल दिया करो। नद्याः समीपम, अलौकिक भी बता दीजिए। बहुत अच्छे, नदी ngस उप, समास कर देना अव्ययम विभक्ति से, प्रातिपदिक संज्ञा समासत्वात् हो जाएगी, विभक्ति का लुक कर लेना, उप का पूर्व प्रयोग कर लेना, उप नदी बना लेना, टच कर लेना, उप नदी बिल्कुल सही। ये आजादी प्रत्यय परे है, तो पहले जो इकार है, इस इकार का इससे तीजा से लोप कर देना। आप पहले से तीजा लगा के आए, इस इकार का लोप हो गया तो स्थिति हो गई ओ प न, तो हलंत हो जाएगा ना। अकार को इसमें मिला लो तो इसका हलंत हट जाएगा। फिर ओ प न द, सू लाओ, सू को क्या कर लो, आम कर लो, रूप पहला सिद्ध हो जाएगा। उपनदम यस्मिन पक्षे टच न भवति तत्र, अब देखिए यहाँ टच नहीं है, और ये तो प्रक्रिया ही रहेगी, उपनदी तक तो बन के आएगा, अब टच नहीं होगा, टच नहीं होगा, सुआदी प्रत्यय आएगा। ठीक है, और नपुंसक लिंग में अभी भावस्य से नपुंसक लिंग संज्ञक होता है, जहां जहां भाव है, तो हिरस्व नपुंसक प्रातिपदिक से क्या हो जाएगा, नदी को हो जाएगा हिरस्व, उपनदी, और ये तो अकारांत अव्ययभाव नहीं है, कारांत है, अव्ययदाप सुपा से चला जाएगा। उपनदी टच अभाव पक्षे रूपम, ऐसे ही बच्चा पौर्णमास्याः, पौर्णमासी शब्द है, क्या शब्द है, पौर्णमासी, जैसे नदी दीर्घिकारांत है, तो पौर्णमास्याः समीपम, उप पौर्णमासम, टच प्रत्यय करोगे तो, टच नहीं करोगे तब उप पौर्णमासी, कैसे रसुआ, टच नहीं होगा तो उप पौर्णमासी दीर्घ रहेगा, स्वादी लाओगे, नपुंसक लिंग है, उसे हिरस्व हो जाएगा, हिरस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से उप पौर्णमासी विभक्ति का लुक तो हो ही जाएगा, क्योंकि अकारांत नहीं है। जैसे ये शब्द सिद्ध किया, ऐसे ही ये दो हो जाएंगे। दो उदाहरण हो गए। अब बच्चा आग्रहायणी हो, विग्रह क्या होगी रे इसकी, आग्रहायण्याः समीपम। आग्रहायणी किसे कहते हैं, अग्रहायनम अस्ति अस्या, अगहन की जो पौर्णमासी है ना, अगहन को क्या बोलते हैं, मार्गशीर्ष बोलते हैं शायद, हिंदी के कैलेंडर में, संस्कृत का कैलेंडर कहिए उसे। आग्रहायणी माने के मार्गशीर्ष की पूर्णमासी। तो आग्रहायणी शब्द से पहले विग्रह कैसे करोगे, उपाग्रहायणम, आग्रहायण्याः समीपम हो जाएगी ना विग्रह। अलौकिक करके दिखाओ, आग्रहायणी ngस उप, ये दिमाग में बन रहा है ना, मैं जो बोल रहा हूं आपके, अब बन जाना चाहिए, काफी समय हो गया है। इसके बाद समासत्वात् संज्ञा ngस विभक्ति का लुक, उप का पूर्व प्रयोग, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग वो कर लेना। काफी सारी चीज मैं अब नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्हें तुम जानते हो, हर बार बोल रहा हूँ एक महीने से वही। तो स्थिति हो जाएगी उपपौर्णमासी, टच कर दिया, उपपौर्णमासी टच का आगे फिर क्या प्रक्रिया होती है, यस्येति चा से, क्योंकि टच आजादी तद्धित प्रत्यय है, पूर्व की भा संज्ञा और ईकार का लोप हो जाएगा इससे तीचा से, और टच का उस सा के आ में मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पौर्णमासी क्यों कह रहे हैं, उप आग्रहायणी बोलो ना, तो मैं शायद एक आध बार पौर्णमासी कह दिया, वो पुराना वाला रूप सिद्ध हो गया, तो बन जाएगा उप
उप उप और अग्रहायन में दीर्घ भी कर लेना। उपाग्रहायणी अ था ना, अब यहाँ यस्य ती जब आपने लगाया था तो उपाग्रहायण ई चला गया, और न के आ में वो टच, वो न में जो टच वाला आ है वो मिल गया, तो स्थिति बन गई उपाग्रहायण। अदंत अव्ययी भाव है, सु सु को हम करके रूप बना लेना। उपाग्रहायणम यस्मिन् पक्षे टच न भवति तत्र उपाग्रहायणी, क्योंकि जो दीर्घ होता है उसको नपुंसकलिंग में क्या कर देना है, ह्रस्व, उपाग्रहायणी, ये वाला। अब बच्चा इसके बाद एक और सूत्र पढ़ा, झयः। इसकी चर्चा में थोड़ी सी अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्य में थोड़ी सी कर चुका हूं, क्योंकि अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्य में कुछ शब्द ऐसे थे जो झयंत थे। झय क्या है रे, झय प्रत्याहार, ठीक है। कौन कौन वर्ण आते हैं, जाबा गढ़ ध से लेके कपय तक के जो वर्ण, ऐसा कोई शब्द जो झयंत हो अव्ययी भाव युक्त, ठीक है ना, तो उनसे क्या हो जाता है, उनसे भी टच होता है। अभी टच का ही तो प्रकरण चल रहा है, अभी कुछ नहीं, वही धनाधन टच किए रहो। तो झयंताद अव्ययी भावात टच वास्याद, वैकल्पिक टच है। वहां ये बताया था अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्य में जो कुछ शब्द हैं कुछ झयंत भी हैं, तो वहां तो झय सूत्र ही टच कर देता, वो उसमें गण में क्यों पड़े। दोनों में अंतर यह है कि झय विकल्प से टच करता है, अव्ययी भावे शरत प्रवृत्ति नित्य टच करता है, इसलिए जिनसे नित्य टच करना था उन्हें वहां पढ़ लिया गया। जहां पर वैकल्पिक व्यवस्था है वो देखिए। तो अब जो है जो झय सूत्र है ये झयंतों से अव्ययी भाव के लिए, इसका उदाहरण है उपसमिधम। बच्चा झय जो ये जो समिध शब्द है वो किस प्रकार का है, समिध शब्द धकारांत है। क्या है रे मूल शब्द, ये है। समिध क्या चीज होती है, बोल बोल, समिधा माने, हाँ गुरुजी के लिए लकड़ी वगैरह लाते थे ना यज्ञ के हेतु, वो है। ये शब्द धांत है। तो बताओ अब यहाँ यदि अव्ययी भाव कर दें, इसका षष्ठी का रूप समिधा समीपम, क्या कर ले रे, षष्ठी में यही ना बनेगा, तो अलौकिक बता दो। समिध नस, समीपम को कहने के लिए उप समास कर लेना अव्ययम विभक्ति से, उप का पूर्व प्रयोग कर लेना, क्या बनेगा। अब बताइए उपसमिध झयंत अव्ययी भाव है या नहीं, झयंत है और अव्ययी भाव समास भी है। सागर जी झयंत अव्ययी भाव है ना ये, यस। झयंत कैसे निश्चय किया, हाँ आ रहा है धा वहां, और अव्ययी भाव कैसे कैसे निश्चित किया, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि से समास हुआ, इसलिए अव्ययी भाव है वो। इससे टच प्रत्यय कर देते हैं, टच का क्या बचेगा। अब नस्तद्धिते लगा दे, लगा सकते हैं कि नहीं, अरे नस्तद्धिते नहीं लग पाएगा बाबा, नाम तो नहीं है ये, कुछ नहीं, टच के साथ जोड़ करके सीधा रूप बना दो या तो बन जाएगा ये उपसमिध, अदंत हो जाएगा, और उपसमिधम क्या बन जाएगा। और जब भाई ये टच नहीं होगा, ये ले टच, भाग जा। अब उपसमिध शब्द है, सूल आएंगे, अदंत वदंत तो कुछ है नहीं, हलंत है ये तो, अव्यदाप सुपा से फिर भाग जा। अब ये भी भाग गया। अब क्या होगा, धकार है अंत में, झलाम च सुनते, पद के अंत में झलों को, तो स, अरे सा क्यों, उप उपसमित, और वावसाने सूत्र से वैकल्पिक चर्त, वावसाने चर्त तो करेगा, ये जो दा है ना इसको बदल देगा ता में, और कोई यथावत लिख दो, उपसमी, प्रथमम रूपम उपसमित, द्वितीयम रूपम उपसमित। रूप एक ही दिया है, वैकल्पिक चर्त वाला, त एक द वाला दे सकते हैं मूल। स्पष्ट हो गई यहाँ तक की स्थिति। ये धनादन टच चल रहा है झया के द्वारा भी। अब देखिए इस सूत्र को अंतिम, गिरेश्च सेनकस्य, गिरेश्च सेनकस्य, इस सूत्र का थोड़ा अर्थ समझिए। गिरी शब्द का गिरेह बनेगा, गिरी का गिरेश्च, गिरेश्च मतलब और गिर्यंत अव्ययी भावों से भी होता है क्या, टच। केसाम मते भवति, सेनकस्य मते भवति, सेनक के मत में होता है। ये सेनक कौन है, पाणिनि जी के समय पर उनसे मिलने उनके मित्र बहुत सारे आचार्य हुआ करते थे, उसमें से एक सेनक ऋषि भी थे। तो ये सेनक ऋषि के मत में यह कार्य होता है या फिर कहें सेनक का भी कोई अपना व्याकरण शास्त्र रहा होगा जिसके नियम को पाणिनि जी फॉलो किए हैं। सेनक आचार्य का मत ये था, यदि कोई गिरे, इसलिए तो पाणिनि जो है संपूर्ण व्याकरणों का समाहार है, उसमें भरद्वाज का मत, शाक्टायन का मत, साकल्य का मत, किसका मत नहीं है, ठीक है। इसलिए लिखा सर्व वेद पार्षदम हीदम शास्त्रम, सभी का प्रतिनिधित्व करता है। देखो पाणिनि जी यदि बहुत ज्यादा नियम देते तो अब भी भावे शरत प्रवृत्तिभ्य टच में दे देते और जय वाला दे देते, काफी सारा काम हो जाता। लेकिन उन्होंने बहुत सारे नियम रखे, अनंत वालों के अलग रखे, फिर वो पौर्णमासी आग्रहायणी वाले वो शब्दों को अलग रखा,
और इनका मत अलग से दे दिया। ये सेनक आचार्य चाहते हैं जो गिर्यंत अव्ययी भाव है, माने जिनके बाद में गिरी ऐसा शब्द आता है। बच्चा गिरी शब्द ह्रस्वीकारांत है, दीर्घ समझने की भूल न कर लेना है। क्या है? ह्रस्वीकारांत गिरी। तो गिर्यंताद अव्ययी भावात टच वा स्यात्, टच वा स्यात्। सेनक का भी नाम है, वा भी दिया है। तो शंका होती है भैया इस सूत्र में पाणिनि जी ने सेनक जी का नाम क्यों लिया? क्योंकि जब भी पाणिनि जी सूत्रों में किसी ऋषि का नाम ग्रहण करते हैं तो वहां विकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। ध्यान दे बच्चा, जैसे लोपः साकल्यस्य में कोई बापद आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं है, साकल ऋषि का नाम ले दिया तो वो कार्य जो है लोप रूपी कार्य विकल्प से ही हुआ। ऐसे ही यहाँ पर सेनक का नाम नहीं देना था, क्योंकि यहाँ तो जो है पीछे से विभाषा पद आ रहा है ना। कहां से आ रहा है भाई? हाँ, विकल्प से टच का विधान कहां से चल रहा है? नपुंसकाद अन्यतरस्याम आया है पीछे, ये अन्यतरस्याम सबसे चल रहा है। अन्यतरस्याम विकल्पार्थक है, सब सूत्रों में दनादन आया है, बीच में किसी में भी वाय अथवा और भी पद नहीं दिए। अन्यतरस्याम से ही सब जगह विकल्प है। तो इस सूत्र को गिरेश्च इतना ही बना लेते पाणिनि जी। सेनक जी का नाम क्यों लिया? क्योंकि अन्यतरस्याम से ही विकल्प सिद्ध था, सेनक जी का नाम नहीं लेते भाई। नहीं, महापुरुषों का नाम लेने से बड़ा ही पुण्य होता है ना। इसलिए मूल में लिखा सेनक ग्रहणम पूजार्थम, पूजार्थम माने पुण्यार्थम, इसके लेने से पुण्य होगा, इसलिए नाम लिए। नहीं विकल्प तो वैसे ही आ जाता, ठीक है ना। इनका ग्रहण करने से क्या होगी? पूजा होगी, पूजा में कुछ पुण्य प्राप्ति हो जाएगी। हमने बड़े आचार्य के नाम इसमें लिखा है, अस्माकम अपि शास्त्रम प्रामाणिकम शास्त्रम अस्ति यतो हि यत्र महताम आचार्याणाम मतम वर्तते। ये बात तो चल गिर्यंत अव्ययी भाव से टच करके देख लेते हैं फटाफट। उपगिरि है गिरेः समीपम इति लौकिक विग्रहे, गिरेः समीपम, गिरिंगस समीपार्थे उप, गिरिंगस उप इति अलौकिक विग्रहे समासत्वात् अव्ययम विभक्ति इत्यादि न सामीप्यार्थे समासे कृते समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायां विभक्ते लुक उप इत्यस्य उपसर्जन संज्ञायां तस्य पूर्व प्रयोगे च कृते उपगिरि ततः परम टच प्रत्ययः। उपगिरि टच इत्यस्य अकारमात्रम् अवशिष्यते। उपगिरि अस्याम अवस्थायां यस्येति च इति सूत्रेण गिरि घटकस्य इकारस्य लोपे कृते रिफ घटकस्य इकारस्य उपगिर इति पर्यन्तं निष्पद्यते। उपगिर इदानीम् अदन्तव्ययी भावः वर्तते, तस्मात् कारणात् हम तेन उपगिरम इति रूपम। यत्र टच न भवति महोदय, यत्र टच न तत्र तो उपगिरि शब्दात् सुविभक्ते अव्ययदाप सुपः इति सूत्रेण लुकि उपगिरि। यत्र तु ह्रस्वः स्वतः एव अस्ति, यथा वारि शब्दे मधु शब्दे नपुंसकेषु ह्रस्वः स्वतः एव अस्ति, अत्रापि उपगिरि अतः ह्रस्वकरणस्य पुनः आवश्यकता नास्ति। उपगिरि इति रूपम्। एतावत् पर्यन्तम् अव्ययी भाव समासः आसीत्।